हमारा द्वितीय प्रकाश प्रारंभ हो चुका है, जिसमें प्रत्यक्ष की चर्चा हमारी चल रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण द्वितीय प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण उसकी चर्चा हमारी चल रही है। उसमें भी हम अनेकों बिंदु जान चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि और भी जो अन्य मत हैं उनके प्रत्यक्षों का निराश भी हमने उसमें देखा। मात्र विशदम प्रत्यक्षम, विशद प्रतिभास ही प्रत्यक्ष है, इस प्रकार जो जैन धर्म की परिभाषा है, इसको हमने न्याय दीपिका ग्रंथ से जाना। और भी अनेकों नई नई बातें हमें इस ग्रंथ के माध्यम से जानने मिल रही हैं। आचार्य कितने सारे ग्रंथों के ज्ञाता हैं, मात्र जैन दर्शन के ही नहीं, यद्यपि अनेकों ग्रंथों के, अन्य दर्शन के भी ग्रंथों के आचार्य ज्ञाता हैं। इस प्रकार अनेकों बातें जैन धर्म के संबंध में, जैन न्याय के संदर्भ में हमें सुनने के लिए मिल रही हैं। इसी प्रकार इस आगे विषय को आज हम बढ़ाएंगे। आदरणीय भाई साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई साहब से कि अभी की कक्षा हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब न्याय दीपिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 500 वर्ष पहले श्रीमद् अभिनव धर्मभूषण यति ने की है। संस्कृत भाषा का और न्याय विषय का ये एक बहुत ही सरल, सुबोध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आज हमारा प्रकरण द्वितीय प्रकाश का 11वां अनुच्छेद है। हम प्रथम प्रकाश पूरा कर चुके और द्वितीय प्रकाश के 10 अनुच्छेद पूरे हो चुके। अब 11वां अनुच्छेद पढ़ता हूँ और उसकी अपन चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए, द्वितीय प्रकाश अनुच्छेद 11 और इसका हेडिंग बहुत अच्छा है। हेडिंग लगा करके सब चीजें समझा दी गई। देखो, प्रत्यक्षम द्विधा विभज्य सामव्यवहारिकस्य लक्षण पुरस्सरम भेद निरूपणम। इसका मतलब है प्रत्यक्ष को 2 भागों में बांटकर, विभज्य लिखा है ना, विभज्य। विभज्य क्या है? वि उपसर्ग ल्यप प्रत्यय, भज धातु, भज विभाजने, भाजने, भज भाजने, तोड़ने के अर्थ में, विभाजित करने के अर्थ में, और ल्यप प्रत्यय लगाया उपसर्ग होने से विभज्य। प्रत्यक्षम द्विधा विभज्य, प्रत्यक्ष को 2 तरह से बांट करके, सामव्यवहारिकस्य लक्षण पुरस्सरम, सामव्यवहारिक का लक्षण पूर्वक, पुरस्सर माने पूर्वक, भेद निरूपणम, के भेदों का निरूपण किया जा रहा है। तत्प्रत्यक्षम द्विविधम, यह प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है। तत्प्रत्यक्षम द्विविधम, सामव्यवहारिकम पारमार्थिकम चेति। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तत्र देशतो विशदम सामव्यवहारिकम प्रत्यक्षम, उनमें से देशतः विशद को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। देश शब्द बहुत खास है, इसलिए उसको याद रखना चाहिए। आजकल देश शब्द का जो हम प्रयोग सुनते हैं, उससे हम लोग, उसका भी मतलब वही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। देश का अर्थ होता है
टुकड़ा। देश माने एक अंश, देशतः माने आंशिक, देश व्रत। और भारत देश बोलते हैं तो भारत देश को भी देश इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरी पृथ्वी का एक टुकड़ा है। तो देशतो विशदम साम्यवहारिकम प्रत्यक्षम, कि जो देश रूप विशद है, आंशिक विशद है। विशद क्या होता है ये बहुत अच्छे से ऊपर समझाया जा चुका है, उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों को। विशद को समझना बहुत जरूरी है न्याय के विद्यार्थियों को। तो जो देशतः विशद है उसे साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। यज ज्ञानम देशतो विशदम ईसन निर्मलम तत्साम्यवहारिक प्रत्यक्षम इत्यर्थ। यज ज्ञानम, यत ज्ञानम था, तकार का जकार हो गया तृतीय ज्ञान होने के कारण। जो ज्ञान, यत ज्ञानम देशतः, देश से, अंश से, विशदम विशद है, ईसत निर्मलम जो ईसत निर्मल है, तत्साम्यवहारिक प्रत्यक्षम उसे साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ये इसका मतलब हुआ। पहले लक्षण बनाया, बाद में उस लक्षण का ये आशय है। तच्चतुर्विधम, वह साम्यवहारिक प्रत्यक्ष 4 प्रकार का है। अवग्रह, ईहा, अवायः, धारणा, चेति। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। च माने और। ये 4 उसके प्रकार हैं। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष 4 प्रकार का होता है। ये सब चार्ट बना बनाकर लिख लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। तत्र इंद्रियार्थ समवधान समनंतर समुत्थ सत्तालोचनांतर भावी सत्तावांतर जाति विशिष्ट वस्तु ग्रही ज्ञान विशेषो अवग्रह। ये अवग्रह की परिभाषा है, लक्षण है। थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत अच्छी है। और अवग्रह जिसको समझाना बहुत कठिन है उसको समझाने का एक सफल प्रयास है। तत्र माने उनमें से, वो जो 4 भेद बताए ऊपर, उनमें से इंद्रियार्थ समवधान, इंद्रिय और अर्थ का समवधान, मिलना, इंद्रिय और पदार्थ के मिलन के समनंतर, समनंतर माने तुरंत बाद, समनंतर, समुत्थ, समुत्थ माने उठने वाला, सम्यक प्रकार से उत्पन्न होने वाला, सत्तालोचनांतर भावी, सत्तालोचन के बाद में होने वाला, सत्तालोचन अंतर्भावी, सत्तालोचन के बाद में, क्योंकि सत्तालोचन तो दर्शनोपयोग का नाम है। उसके बाद सत्तालोचन रूप दर्शनोपयोग के तुरंत बाद में जो होता है, और सत्तावांतर जाति विशिष्ट वस्तु ग्रही, और सत्ताओं में अवांतर जाति को, जाति विशेष वस्तु को ग्रहण करने वाला, माने वो सत्ता से कुछ विशेष है और उसकी अवांतर सत्ता, अवांतर जाति, सामान्य सत्ता को जाने वो दर्शन, और जो उसमें विशेष सत्ता को जाने, जाति रूप सत्ता को जाने, को ग्रहण करे, वस्तु ग्रही ग्रहण करे, ऐसे ज्ञान विशेष को अवग्रह कहते हैं। यथायम पुरुष इति, जैसे कि यह पुरुष है। नायम संशय, ये संशय नहीं है। विषयांतर विदासीन स्व विषय निश्चयकत्वात्, क्योंकि ये अन्य विषय से व्युदास है, रहित है, इसमें दूसरा विषय नहीं है।
अपने ही विषय का निश्चय करता है। संशय में दूसरा विषय भी होता है, ये रस्सी है या सांप है, ऐसे करके दो विषय चाहिए दूसरा, इसमें दूसरा विषय नहीं है। एक बात, दूसरी बात, इसे अपने विषय का निश्चय है, निश्चय है, पक्का है, इसलिए अवग्रह ज्ञान को हम संशय नहीं कह सकते हैं। तद विपरीत लक्षणों ही संशय, संशय तो उससे विपरीत लक्षण वाला होता है। किससे? अवग्रह से। संशय तो अवग्रह से विपरीत लक्षण वाला होता है। यद राजवार्तिकम, जैसा कि राजवार्तिक में कहा है, अनेकार्थ अनिश्चित अपर्युदासात्मक संशय। ये गजब की बात है। संशय तो ऐसा होता है, वो अनेक अर्थ रूप होता है, अनेक पदार्थ को विषय करने वाला होता है, और अनिश्चित होता है, वो उसका वो निर्णयात्मक भी नहीं होता है, और अपर्युदासात्मक, अपर्युदासात्मक का मतलब है कि वो किसी दूसरे के अभाव को सूचित भी नहीं करता है, और उसमें निर्णय नहीं होने से वो किसका अभाव है वो भी नहीं बताता है। तद विपरीतो अवग्रह, लेकिन अवग्रह उससे विपरीत होता है। अवग्रह में एक अर्थ होता है, अवग्रह निश्चित रूप होता है, अवग्रह पर्युदासात्मक होता है, क्या नहीं है क्या है एक क्लियर जानता है, उसमें क्लियरिटी है। विशदम प्रत्यक्षम है ना, विशदता है। भाष्यम च, इसी बात को भाष्य में भी कहा है। भाष्य का अर्थ क्या होना चाहिए यहाँ? इसमें कुछ लिखा तो है टिप्पणी में, मुझे लगता है भाष्य का अर्थ श्लोक वार्तिक होना चाहिए। श्लोक वार्तिक को उसका वो कहा जाता है भाष्य, देखेंगे। भाष्यम के संशयो ही, हाँ, तत्वार्थ राजवार्तिक भाष्यम, ये तो वही हुआ ऊपर वाला ही, ऊपर में भी राजवार्तिक ही है। और अब संशयो ही निर्णय विरोधी न तु अवग्रह, संशय निर्णय का विरोधी होता है, न तु अवग्रह, लेकिन अवग्रह नहीं होता है। न अवग्रह नहीं होता है माने अवग्रह निर्णय का विरोधी नहीं होता है। इति अवग्रह ग्रहीतार्थ समुद्भूत संशय निराशाय यत्नम ईहा। अब ये ईहा ज्ञान की परिभाषा आई। अवग्रह ग्रहीत, अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए अर्थ माने पदार्थ से में समुद्भूत, उसमें जो उत्पन्न हुआ संशय है, उसको निराश करने के लिए जो यत्न होता है उसका नाम ईहा है। ये ईहा की परिभाषा हो गई। तद यथा, वो इस प्रकार है। और कैसे ईहा की परिभाषा क्या बना रहे? तद यथा पुरुष इति निश्चिते अर्थे किमयम दाक्षिणात्य उत औदित्य इति संशये सति दाक्षिणात्येन भवितव्यम इति तन्निराशाय ईहाख्यम ज्ञानम जायते इति। ईहा को का स्वरूप समझा रहे। पुरुष इति निश्चितेर्थे, पुरुष ऐसा निश्चित हो जाने पर, ये किमयम दाक्षिणात्य, क्या ये दाक्षिणात्य है? उत औदित्य या औदित्य इति संशये सति, ऐसा संशय होने पर दाक्षिणात्येन भवितव्यम इति तन्निराशाय, ये तो दाक्षिणात्य होना चाहिए,
इस प्रकार से जो उस संशय के निराश के लिए, निराश शब्द निराकरण का पर्यायवाची है, उसके निराकरण के लिए जो ईयाख्यम ज्ञानम जायते, जो ईहा नाम का ज्ञान होता है, उसे ईहा कहते हैं। ये ईयाख्यम ज्ञानम जायते। भाषादि विशेष निर्ज्ञानात्, देखो संधि विच्छेद, देखो ये बहुत बढ़िया है। भाषादि विशेष निर्ज्ञानात् याथात्म्यावगमनम अवाय, भाषादि विशेष पहचान से उनको जान करके याथात्म्यावगमनम, जैसा है वैसा समझ लेना, उसका नाम अवाय है। यथा दाक्षिणात्य एव इति, जैसे कि यह दाक्षिणात्य ही है। दाक्षिणात्य एव, यह दाक्षिणात्य ही है। कालांतर अविस्मरण योग्यतया तस्यैव ज्ञानम धारणा। कालांतर, कालांतर माने बाद में भी, काल बीतने के बाद भी अविस्मरण योग्यतया, उसको नहीं भूलने की योग्यता से उसी का जो ज्ञान होता है, उसका नाम धारणा है। यद्वसाद उत्तर कालेपि स इत्येवं स्मरणम जायते। यद्वसात, उसके वश से उत्तर काल में भी, बाद के काल में भी वह ऐसा है, ऐसा स्मरण होता है। इसको धारणा कहते हैं। इस तरह ये चार सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के भेद बताए। पहले तो देखो क्या पढ़ा अभी तक, प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। फिर कहा कि सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के चार भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। दर्शनोपयोग के तुरंत बाद जो ज्ञान होता है उसे अवग्रह कहते हैं। फिर अवग्रह से उत्पन्न ज्ञान में कोई संशय हो तो उसे दूर करने के लिए जो काम होता है उसे ईहा कहते हैं। फिर उसका किसी तरह से निर्णय कर लेना, उसको अवाय कहते हैं। समझ लेना अवाय है, और फिर उसे बाद में भी नहीं भूलना, इसका नाम धारणा है। इस तरह चार प्रकार का सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, अर्थात मति ज्ञान है। ये शास्त्रीय पद्धति में इसी को हम लोग मति ज्ञान कहते हैं। अब हम 12वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। ननु पूर्व पूर्व ज्ञान ग्रहीतार्थ ग्राहकत्वात् एतेषां धारावाहिकवत् अप्रामाण्य प्रसंग इति चेत। यहाँ कोई कहे कि पूर्व पूर्व ज्ञान के ग्रहीतार्थ ग्राहक होने के कारण इनमें धारावाहिक की तरह अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा, क्योंकि सबने पूर्व अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, तो धारणा ने वही विषय ग्रहण किया है जो अवाय ने किया, अवाय ने वही किया जो ईहा ने किया। ऐसे करके ये तो वही ज्ञान, वही पदार्थ को विषय बना रहे हैं ये ज्ञान। इसलिए इन ज्ञानों को धारावाहिक ज्ञान मानना चाहिए और धारावाहिक की तरह इनको अप्रमाण मानना चाहिए, ऐसी शंका है। ननु माने शंका। पूर्व पूर्व ज्ञान ग्रहीतार्थ ग्राहकत्वात्, पूर्व पूर्व के ज्ञान द्वारा ग्रहित अर्थ के ग्राहक होने के कारण। फिर सुनो, पूर्व पूर्व ज्ञान के द्वारा ग्रहित अर्थ के ग्राहक होने के कारण एतेषाम, एतेषाम माने अवग्रह, अवाय, धारणा नाम धारावाहिक की तरह अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा। ऐसा कोई कहे तो ना, नहीं। विषय भेदेन अग्रहीत ग्राहकत्वात्,
कि नहीं, इनमें विषय में अंतर है, ये अग्रहीत ग्राहक हैं, ग्रहीत ग्राहक नहीं है। कैसे? तथा ही यो अवग्रहस्य विषयो न असौ ईहायाः, यह पुनरीहाया नायम अवायस्य, यश्च अवायस्य नैष धारणायाः इति परिशुद्ध प्रतिभानाम सुलभम एव एतत्। बहुत साफ साफ का तथा ही माने उसी को हम स्पष्ट करते हैं। यो अवग्रहस्य विषय, जो अवग्रह का विषय है, न सोई आया, वो ईहा का विषय नहीं है। यह पुनरीहाया, जो ईहा का है, नायम अवायस्य, वह अवाय का विषय नहीं है। यश्च अवायस्य, और जो अवाय का विषय है, नैष धारणाया, वो विषय धारणा का नहीं है। इति परिशुद्ध प्रतिभानाम सुलभम एव एतत्, इस तरह परिशुद्ध प्रतिभा वालों को, माने बुद्धिमान लोगों को, समझदार लोगों को ये बात आराम से समझ में आ सकती है। सुलभम एव एतत्, ये उनके लिए एकदम सुलभ ही है, कठिन नहीं है। तदेतत् अवग्रहादि चतुष्टयम् अपि यदा इंद्रियेण जन्यते तदा इंद्रिय प्रत्यक्षम इति उच्यते, यदा पुनर् अनिंद्रियेण तदा अनिंद्रिय प्रत्यक्षम गीयते। देखो कैसी कैसे शब्दों का चयन, उच्यते, गीयते, निरूप्यते, वर्ण्यते, प्रतिपाद्यते, कथ्यते, निगद्यते, अलग 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 कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग है। तदेतत् अवग्रहादि चतुष्टयम, ये जो अवग्रहादि चतुष्टय है, चतुष्टय माने चार के समूह को चतुष्टय कहते हैं। ये अवग्रहादि चतुष्टय जब यदा इंद्रियेण, यदेन्द्रियेण माने क्या संधि विच्छेद होगी, यदा प्लस इंद्रियेण, जब इंद्रिय से होंगे तब उसे इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं। यदा पुनरनिंद्रियेण तदा अनिंद्रिय प्रत्यक्षम गीयते, और जब अनिंद्रिय से हो, अनिंद्रिय माने मन, जब इंद्रियों से होंगे तो उसे इंद्रिय प्रत्यक्ष कहेंगे, और जब वो मन के द्वारा होंगे तो उसे अनिंद्रिय प्रत्यक्ष कहा जाएगा। कहते हैं इंद्रियाणि स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि पंच, सरल विषयाव्य। इंद्रियां पांच हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र। अनिंद्रियम तु मनः, और अनिंद्रिय मन को कहते हैं। तद द्वय निमित्तकम इदम, उन दोनों को निमित्त बना करके होता है, इसलिए तद्वय निमित्तक है ये जो ज्ञान है समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। ये लोक समव्यवहारे प्रत्यक्षम इति प्रसिद्धत्वात्, ये लोक समव्यवहार में प्रत्यक्ष है ऐसा प्रसिद्ध होने के कारण समव्यवहारिक प्रत्यक्षम उच्यते, इसलिए उसे समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तदुक्तम परीक्षा मुखे, यही बात परीक्षा मुख में भी कही है। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशता साम्यवहारिकम, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है, देशतः माने आंशिक निर्मल, उसे साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। 2/5 दूसरे परिच्छेद का 5वां सूत्र है। इति इदम च अमुख्य प्रत्यक्षम उपचार सिद्धत्वात्, ये अमुख्य प्रत्यक्ष है, क्यों? क्योंकि उपचार सिद्ध है। उपचार सिद्ध, अमुख्य माने गौण, एक होता है मुख्य, एक है अमुख्य। अमुख्य माने
माने आप ऐसा समझ लो, एक बहुत बढ़िया बात आई है कि प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष का दूसरा नाम है अमुख्य प्रत्यक्ष या उपचार प्रत्यक्ष, और पारमार्थिक प्रत्यक्ष का दूसरा नाम है मुख्य प्रत्यक्ष, यथार्थ प्रत्यक्ष। तो कहते हैं कि ये अमुख्य प्रत्यक्ष है। क्यों है? उपचार सिद्धत्वात्, क्योंकि ये उपचार सिद्ध है, ये वास्तव में नहीं है, इसको उपचार से प्रत्यक्ष सिद्ध करना पड़ता है। ये प्रत्यक्ष स्वतः सिद्ध नहीं है, उपचार सिद्ध है, उपचार से सिद्ध करना पड़ता है। वस्तुतस्तु परोक्षम एव, वास्तव में तो ये परोक्ष ही है। मति ज्ञानत्वात्, क्योंकि मति ज्ञान है। कुतो ये कुतो नु खलु एतत् मति ज्ञानम परोक्षम इति। ये नु माने भी मानो एक तरह से शंका, ननु जैसा ही नु अव्यय है कि ये मति ज्ञान कहाँ से परोक्ष हो गया साहब? कुतो खलु एतत् मति ज्ञानम परोक्षम। अरे भाई, मति ज्ञान कहाँ से परोक्ष हो गया? उच्यते, वही कहते हैं, आद्य परोक्षम। तत्वार्थ सूत्र 1/11, तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय का ये 11वां सूत्र है, जिसमें लिखा है आद्य परोक्षम इति सूत्रणात्। ये सूत्र दिया है साफ साफ, आद्य मति श्रुत ज्ञाने परोक्षम इति सूत्रार्थ। शुरू के दो ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, वो परोक्ष है, ये सूत्र का अर्थ है। आद्य परोक्षम इस सूत्र का ये अर्थ है। उपचार मूलम पुनरत्र देशतो वैसद्यम इति कृतम विस्तरेण। उपचार मूल इसमें इसलिए किया है देशता वैसद्य का, क्योंकि ये आंशिक लोक व्यवहार में वैसद्य निर्मलता इसमें पाई जाती है। इस तरह इति कृतम विस्तरेण, इस तरह हमने बहुत विस्तार से, देखो थोड़ा सा समझाया है और उसी को कह रहे हैं हमने बहुत विस्तार से आपको समझा दिया कि ये जो वैसद्य है इंद्रिय वाला, वो तो उपचार से है, वास्तव में नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछने कहने का सरल प्रकरण है पर जरूरी है। और अब आएगा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। जी किसी भाई को कुछ साहब, कहना मेरा पूछना? मेरा प्रश्न है कि जो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष है उसको सम्यक ज्ञान के अंतर्गत लेंगे या नहीं? लेंगे, पक्का लेंगे। जी सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी सम्यक ज्ञान। देखो, चीजों को एकदम सीधे पकड़ो। पहले तो प्रमाण के दो भेद किए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष भी सम्यक ज्ञान है, परोक्ष भी सम्यक ज्ञान। अभी इनके जितने भी ऊपर हमने लिख दिया सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, फिर नीचे चार्ट बन रहा है, तो जितने भी उसके भेद प्रभेद हैं वे सब सम्यक ज्ञान है। मान लो हम एक जैन परिवार का वंश वृक्ष बनाए, तो नीचे के जितने भी बच्चे हैं वो सब जैन, उनके नाम के नहीं लगाया हो तो भी समझ लेना चाहिए। तो सामव्यवहारिक पहले प्रमाण लिखा, प्रमाण के दो भेद करे, फिर दोनों भेदों के भी और प्रभेद करे। प्रभेद माने भेद के भेद। तो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के 4 भेद करे, अवग्रह वायदा, चारों के चारों। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष ये भले ये इनकी प्रत्यक्षता तो है औपचारिक, उपचार से, लेकिन इनकी प्रमाणता उपचार से नहीं है। समझना, मेरा ये लाइन बहुत ध्यान देने लायक है।
सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष की विशदता, उसकी प्रत्यक्षता वो उपचार से है, लेकिन उसकी प्रमाणता वो उपचार से नहीं है, प्रमाणता वास्तव में है। ठीक है जी। हाँ, अनन्या जैन का प्रश्न है। बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। पंडित जी, जो सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष की परिभाषा में जो देशतः शब्द आया है, वो देशतः विशद है इसलिए, या फिर देश मतलब एक देश ज्ञेय को जानता है इसलिए आया है? नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया सवाल है। सब लोग सुनो ध्यान से। ये वो प्रश्न ये पूछा कि देश तय का अर्थ क्या, वो कम पदार्थों को जानता है इसलिए देश तय है क्या? नहीं, वो कम विशद जानता है, उसकी विशदता आंशिक है। कम पदार्थों को, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के प्रकरण में ये बात बहुत आई है। श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में फर्क नहीं है। श्रुत ज्ञान भी पूरे पदार्थों को जानता है, केवल ज्ञान भी पूरे पदार्थों को जानता है। सिर्फ फर्क है उनकी निर्मलता का। निर्मलता देशतः है, विशदता में ये जो देशतः विशेषण है वो पदार्थ का नहीं है बल्कि विशदता का है। जी। तन्वी जैन का प्रश्न है। हाँ, बोलिए तन्वी जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, सुनाइए। मुझे ये पूछना था कि ये जब धारावाहिक ज्ञान की बात आई, हाँ, कि तो उन्होंने शंका का समाधान किया कि सबका विषय अलग है, अर्थ हाँ, तो एक है लेकिन विषय, तो इसमें सब में तो समझ में आ गया, लेकिन हाँ, अवाय में जो हमने विषय को ग्रहण किया, वही हाँ, हमने अपनी स्मृति में रख के धारणा में वही विषय, तो उसमें विषय कैसे अलग हुआ, हाँ, अवाय और धारणा में? ये भी बहुत अच्छा सवाल है और इसीलिए एक शब्द आया है इसमें कि ये बात परिशुद्ध प्रतिभा नाम सुलभम। माने वो ये कहना चाहते, जरा सावधानी से देखो, सूक्ष्मता में जाकर देखो, आपको लग रहा है कि चारों का विषय एक ही है। हमने एक पुरुष को देखा, वही अवग्रह हो रहा है, उसी की ईहा हो रही है, उसी का अवाय हो रहा है, उसी का धारणा हो रही है। तो ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि चारों का विषय एक है, लेकिन वास्तव में एक नहीं है। चारों के विषय को ध्यान से देखा जाएगा, अवग्रह का विषय केवल उसकी जाति सामान्य है, दर्शन का विषय सत्ता सामान्य है, सत्तालोचनग्राही है, और अवग्रह जाति विशिष्ट वस्तुग्रही है। फिर ईहा उसमें उत्पन्न संशय का निराकरण करने के लिए पैदा हुआ एक विशेष ज्ञान है, उसका विषय अलग है। आप ऐसे सामने मत देखो चीज को, वो पुरुष में मत देखो, आप यहाँ ज्ञान के विषय को पकड़ो। ऐसे ही अवाय में भी अवाय का विषय अलग है, अवाय का विषय है उस चीज को समझना, धारणा का विषय है उसे याद रखना। ये फर्क है, थोड़ा समझने सा में और याद रखने में फर्क, बस। ये लेकिन फर्क आ रहा है। अवाय तो केवल उसे समझ रहा है और धारणा उस तरह की एक योग्यता है जिसके कारण हमें बाद में स्मृति होगी। अभी ये भी नहीं समझ, धारणा और स्मृति एक बात नहीं है। धारणा कारण है, स्मृति कार्य है। अब बहुत से लोगों को यहाँ भी भ्रम हो सकता है कि धारणा और स्मृति एक है क्या, नहीं, उसमें भी फर्क है। हाँ, धन्यवाद। जी भाई साहब, ठीक है। हाँ, और किसी का कुछ तो नहीं ना। चलो अब आगे 13वां पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ आपको, बहुत सुंदर। अब बड़ा इम्पोर्टेंट प्रकरण आ रहा है,
जिसके कारण न्याय शास्त्र जाना जाता है, ऐसा सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण आने वाला है, बहुत अद्भुत है। पारमार्थिक प्रत्यक्षम लक्षयित्वा, देखो कितना बढ़िया हेडिंग है, पारमार्थिक प्रत्यक्षम लक्षयित्वा तद्भेदानां प्ररूपणम। पारमार्थिक प्रत्यक्ष को पहचान कर, समझ कर, उसका लक्षण बनाकर, उसका लक्षण लक्षयित्वा, लक्षण कहकर, उसको लक्ष्य करके, पारमार्थिक प्रत्यक्ष का लक्षण बना करके तद्भेदानां प्ररूपणम, उस पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भेदों का प्ररूपण करते हैं। सर्वतो विशदम पारमार्थिक प्रत्यक्षम, जो सर्वतः विशद है उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो ज्ञान पूरी तरह निर्मल है उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ये लाइन याद रखने वाली लक्षण है। सर्वतो विशदम पारमार्थिक प्रत्यक्षम यज ज्ञानम साकल्येन स्पष्टम। एक न्याय दीपिका पढ़ने का जो फायदा है वो इसकी भाषा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सब लोग सुनो कि न्याय दीपिका पढ़ करके आपकी भाषा बहुत अच्छी होती है। भाषा का क्या स्वरूप होता है, कैसे शब्दों का निर्माण होता है, कैसे वाक्य निर्माण होता है, न्याय शास्त्र तो इसका बहुत सीखने लायक है ही, लेकिन इसकी भाषा भी बहुत प्रभावित करती है, बहुत सिखाती है। यज ज्ञानम, अब कौन बोलता, कौन लिखता है ऐसे? हम लोगों को ये सब चीजें सीखने की है। संस्कृत भी कितनी सुललित हो सकती है, कितनी मीठी हो सकती है, ये बात हमें न्याय दीपिका की भाषा से समझ में आती है। यज ज्ञानम साकल्येन, और शब्द बहुत जानदार है। आप 4 शब्द में जो बात नहीं कह सकते वो एक एक शब्द में इन्होंने कह दी। यज ज्ञानम साकल्येन स्पष्टम, कितनी बड़ी बात कह दी। जो ज्ञान साकल्येन, अब साकल्येन को मैं जब समझाता हूं तब वो मजा ही नहीं है। वो बात जो साकल्येन में, सकल शब्द का भाववाचक है। सकलता से, संपूर्ण प्रकार से, सर्व प्रकार से। सकलम विकलम होता है ना, सकल प्रत्यक्ष विकल प्रत्यक्ष, ऐसा जो ज्ञान सकलता से स्पष्ट है उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। मुख्य प्रत्यक्षम इति यावत, उसी का दूसरा नाम मुख्य प्रत्यक्ष भी है। तद्विधम, वह 2 प्रकार का है। विकलम सकलम च, वो 2 प्रकार का है, विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तत्र कतिपय विषयम विकलम, उनमें से जो कतिपय विषय, अब देखो ये बात आ गई, विषय की बात यहाँ आई है कि जो कम पदार्थों को विषय बनाए वो विकल है, और जो सर्व पदार्थ को विषय बनाए वो सकल है। तदपि द्विविधम, तदपि किमपि विकलम अपि, विकल प्रमाण भी, विकल प्रत्यक्ष भी, विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष भी द्विविधम, 2 प्रकार का होता है। अवधि ज्ञानम मने पर्याय ज्ञानम च, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान। तत्र अवधि ज्ञानावरण छेयोपशमात् वीर्यांतराय छेयोपशम कृतात् जातम रूपी द्रव्य मात्र विषयम अवधि ज्ञानम। ये अवधि ज्ञान की परिभाषा है, जिसको याद हो वो धन्यवाद का पात्र है। लक्षण याद होने चाहिए, जिसे लक्षण याद है वही जैन दर्शन का विद्यार्थी है, विद्वान है।
और जिसे लक्षण याद, ऐसे तुक्का फेंकना, कुछ कुछ बोलना नहीं। देखो अवधि ज्ञान की क्या परिभाषा है, गजब है। अवधि ज्ञानावरण क्षयोपशमात् वीर्यांतराय क्षयोपशम सकृतात्। देखो कितना वर्ड, अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से, सकृत माने और लगा लो, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के साथ ज्ञानावरण कर्म, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो रूपी द्रव्य मात्र को विषय करने वाला ज्ञान है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मने पर्याय ज्ञानावरण वीर्यांतराय क्षयोपशम समुत्थम पर मनोगतार्थ विषयम मने पर्याय ज्ञानम। और मने पर्याय ज्ञानावरण और वीर्यांतराय क्षयोपशम से समुत्थ। अब ये दो समुत्थ कौन जानेगा, समुत्थ सब हमारी शब्दावली खोती जा रही है। हम नए युग में बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं शब्दों के अर्थ। समुत्थ, समुत्थ माने सम्यक प्रकार से उत्पन्न होने वाला, उठने वाला, उत्पन्न। उत्पन्न शब्द का भी वही अर्थ है, लेकिन हमको ध्यान ही नहीं रहता है। वीर्यांतराय क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाला, पर मनोगतार्थ विषयम, पर दूसरे के, मनोगत मन में गया हुआ, मन में स्थित, अर्थ को दूसरे के मन में स्थित अर्थ को, पर मनोगत अर्थ विषयम। देखो चार शब्द है, पांच, पर मनोगत अर्थ विषय, दूसरे के मन में स्थित अर्थ को विषय करने वाले ज्ञान को मने पर्याय ज्ञानम, उसे मने पर्याय ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञानस्यैव अवधि मने पर्यायोर अवांतर भेदा तत्वार्थ राजवार्तिक श्लोक वार्तिक भाष्याभ्याम अवगंतव्या। कितने शॉर्ट में, कैसी प्यारी भाषा में बात करते। मैं तो रीझता हूँ इसकी, मैं न्याय दीपिका की भाषा पर बहुत रीझता हूँ। और जिसे न्याय थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान होगा वो उसका मन गदगद हुए बिना नहीं मानेगा। ऐसी अच्छी प्रवाह पूर्ण संस्कृत। मति ज्ञानस्य इव, अब ये देखो क्या संधि विच्छेद है, कर नहीं पाएंगे बहुत से। मति ज्ञानस्य, एव नहीं है, इव है। इव, एव माने ही और इव माने के समान। मति ज्ञान के समान अवधि और मने पर्याय के जो अवांतर भेद है, भेदों के भी भेद है, प्रभेद है, वे तत्वार्थ राजवार्तिक श्लोक वार्तिक भाष्याभ्याम, तत्वार्थ राजवार्तिक और श्लोक वार्तिक भाष्यों के द्वारा, भाष्याभ्याम, भाष्याभ्याम तृतीया द्विवचन, उन भाष्यों के द्वारा, दो चीज है इसलिए भ्याम, साधन है इसलिए तृतीया, अवगंतव्या, जानने चाहिए। क्या है ये तत्वार्थ राजवार्तिक और श्लोक वार्तिक? ये तत्वार्थ सूत्र की दो प्रसिद्ध टीकाएं हैं। राजवार्तिक अकलंकाचार्य ने लिखी है और श्लोक वार्तिक विद्यानंदी आचार्य ने लिखी है। सर्वद्रव्य पर्याय, अरे मैं घड़ी लेके नहीं बैठा संदेश भैया, टाइम लिख देना, मुझे बताना टाइम आज मेरी घर। अभी 15 मिनट है भाई साहब। हाँ ठीक है शांति सर, मुझे इशारा कर देना, आज घड़ी नहीं है मेरे पास। सर्वद्रव्य पर्याय विषयम, कितनी बड़ी, आप देखो ये सब नॉलेज होनी चाहिए। तत्वार्थ सूत्र पर दो टीका बहुत प्रसिद्ध जिनके यहाँ नाम आए। तत्वार्थ सूत्र की 3 टीकाओं के नाम सबको मालूम रहना चाहिए। एक सर्वार्थ सिद्धि जिसे पूज्यपादाचार्य ने लिखा, एक राजवार्तिक जिसे अकलंकाचार्य ने लिखा, और एक श्लोक वार्तिक जिसे विद्यानंदी आचार्य ने लिखा। तो कैसे उनके कैसे आदर पूर्वक नाम लिए।
अब पारमार्थिक प्रत्यक्ष के आपको समझ में आया? फिर एक बार सुन लो ध्यान से। प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष परोक्ष। परोक्ष की बात तीसरे चैप्टर में होगी, अभी इसमें प्रत्यक्ष की बात चलेगी। प्रत्यक्ष दो तरह का, एक साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष, एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष का दूसरा नाम अमुख्य प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष का नाम मुख्य प्रत्यक्ष। फिर साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष के चार भेद, अवग्रही या अवाय धारणा। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद, कौन कौन से? विकल पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक। जो कुछ पदार्थों को विषय करे वो विकल है, जो संपूर्ण पदार्थों को विषय करे वो सकल है। सर्वद्रव्य पर्याय विषयम सकलम तच्च घाती संघात निरवशेष घातन समुन्मीलितम केवल ज्ञानम एव। इसका अभी अपन जूम पर पढ़ रहे हैं, समय कम है, नहीं तो हम तो कक्षा में इसका उच्चारण करवाते हैं। आदर्श वाचन होना, जैसे इसको बोल बोल कर घर में प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपका उच्चारण संस्थान बहुत अच्छा होगा। संस्कृत भाषा की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपने आप में स्वास्थ्यप्रद है। ये पूरे उच्चारण संस्थान को खोल देती है। ये एक तरह का योगा है। ये मैं आपको हो सका तो ग्रुप पर एक क्लिप भेजूंगा, किसी एक ब्राह्मण विद्वान की क्लिप है, उन्होंने कुछ श्लोक पढ़े हैं, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्या संस्कृत प्राणायाम हो रहा हो जैसे कोई संगीत। इसलिए इस भाषा को शुद्ध उच्चारण करना ये अपने आप में बहुत बड़ा औषध विज्ञान है, स्वास्थ्य विज्ञान है। तच्च घाति संघात निरवशेष घातन समुन्मीलितम केवल ज्ञानम एव। भाषा पढ़ना, वाक्य पढ़ना बहुत गजब की बात है। वो जो घाती संघात, संघात माने समूह, संघात माने झुंड, घाती कर्मों का जो झुंड है उसको कहेंगे घाती संघात। और निरवशेष, निरवशेष माने पूरा, अवशेष माने जिसमें बच गया, और निरवशेष माने पूरा। संघात माने समूह और निरवशेष माने संपूर्ण। संपूर्ण घाती कर्मों के समूह को घातन, घातन माने नष्ट करना, नष्ट करने से समुन्मीलित। समुन्मीलित शब्द में जो भाव है वो तो मैं बता ही नहीं सकता आपको। समुन्मीलित, सम्यक प्रकार से खिल जाना। देखो केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता होगा वो इस शब्द में लिखा हुआ है। इस शब्द से पता चलता है। जैसे कमल खिलता है तो कमल, पानी में कमल कैसे खिलता है? कमल कोई आकाश से टपकता नहीं है, कमल कोई नीचे से निकलता नहीं है, कमल है वहीं पर, बस वो खिल जाता है, कली कली खिल जाती है। ऐसे ही यहाँ कहा कि जो केवल ज्ञान है, जब घाती कर्मों का झुंड पूरी तरह नष्ट हो जाए तो जो खिलता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। और ही लगाया वही तो केवल ज्ञान है, ही लगाया वही तो केवल ज्ञान है। सर्वद्रव्य पर्याय विषयम सकलम तच्च घाति संघात निरवशेष घातन समुन्मीलितम केवल ज्ञानम एव। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य इति आज्ञापितत्वात्। अब ये आज्ञापितत्वात् पर आपको अगर गुदगुदी नहीं हो रही है, आपको नृत्य नहीं आ रहा है, ऐसा सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य ऐसा कहा है, नहीं कहा, जबकि मतलब वही है।
कि जैसा कि कहा है। हम हिंदी में लिखते तो क्या लिखते, जैसा कि कहा भी गया है, लेकिन कहा भी गया है नहीं। अरे उमा स्वामी महाराज, उनकी वाणी वो कहना मात्र नहीं है, उनकी वाणी आज्ञा है। उमा स्वामी महाराज क्या करते हैं, कहते हैं नहीं, इति आज्ञापितत्वात्। अरे ऐसी उनकी आज्ञा है। देखो मैं सोचता हूं कि धर्मभूषण यति के दिल में, हृदय में उमा स्वामी, समंत भद्र, राजवार्तिककार अकलंक, श्लोक वार्तिककार विद्यानंदी, इनके प्रति कैसा रोम रोम खाली हो रहा होगा हृदय में। कैसा उनका नाम आते ही कैसे कैसे ही झुक जाते हैं विनम्रता से। देखो तो सही। तदेवं अवधि मने पर्ये केवल ज्ञान त्रयम सर्वतो वैसद्यात् पारमार्थिक प्रत्यक्षम। ये अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, तीनों ज्ञान सर्वतो वैसद्यात्। देखो फिर उस पर ध्यान दो, विशदता में कमी नहीं है। अवधि ज्ञान की विशदता में और केवल ज्ञान की विशदता में, निर्मलता में कोई अंतर नहीं है। इसको समझना है, गजब की बात है ये। क्या फर्क है? फर्क इतना सा है कि अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान का विषय अल्प है और केवल ज्ञान का विषय पूर्ण है। बस इतना सा फर्क। उसकी निर्मलता ना कोई अंतर नहीं है। गजब। देख, सर्वतो वैसद्यात् पारमार्थिकम प्रत्यक्षम। सर्वतो वैसद्य होने के कारण, वैसद्यात् हेत्वर्थे पंचमी। सर्वतो वैसद्यम च आत्ममात्र सापेक्षत्वात्। और सर्वतः, सर्वतः माने पूर्णतः, पूर्णतया वैसद्य क्यों है? ये अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सर्वतः वैसद्य है, पूर्णतया विशद है। क्यों है? क्यों है? ध्यान से सुनने लायक बात। ये अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान पूर्णतया विशद क्यों है? याद रखना है, मैं पूछूंगा आपसे। एक ही कारण है, आत्म मात्र सापेक्षत्वात्। क्योंकि ये केवल आत्मा की अपेक्षा रखकर उत्पन्न होते हैं और किसी पर पदार्थ की अपेक्षा रखकर उत्पन्न नहीं होते हैं। उनको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं, पदार्थ की, प्रकाश की, किसी दूसरे ज्ञान की, किसी अन्य के सापेक्ष नहीं है। केवल केवल आत्म मात्र सापेक्षत्वात्। ये इसका मतलब है। 16वां, ननु अस्तु केवलस्य पारमार्थिकत्वम् अवधि मने पर्ययोस्तु न युक्तम। ननु, ननु माने फिर शंका। ये याद रखो, जब भी ननु आए तो समझो शंका आ गई। ननु और अस्तु, अस्तु माने हो। शंका है कि हो, क्या हो? केवलस्य पारमार्थिकत्वम। केवल ज्ञान को आप पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहो, ये तो ठीक है, हो, चलेगा। अस्तु माने चलेगा, चलेगा, ये तो चलेगा। केवल ज्ञान का पारमार्थिक पना तो चलेगा सर, लेकिन अवधि मने पर्ययोस्तु न युक्तम। लेकिन अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान का पारमार्थिक पना नहीं चलेगा सर, वो युक्त नहीं है। विकलत्वादिति चेत, क्योंकि वे विकल हैं, क्योंकि वे विकल है। इति चेत, यदि ऐसा कोई पूछे तो, ऐसा कोई प्रश्न हो तो,
नहीं, तुम्हारी शंका, तुम्हारी जो सोच है वो ठीक नहीं है। क्यों? साकल्य वैकल्योरत्र विषयोपाधिकत्वात् के यहाँ पर साकल्य और वैकल्य तो केवल विषयोपाधि का अंतर है। विषय की तरफ से उसे सकल विकल कहा है, ज्ञान की तरफ से सकल विकल नहीं कहा। ज्ञान तो निर्मल ही है, वो कम पदार्थों को जानता है, वो ज्यादा पदार्थों को जानता है, इसलिए पदार्थों की तरफ से उसमें साकल्य वैकल्य का भेद है, लेकिन और कोई उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। साकल्य वैकल्योरत्र विषयोपाधिकत्वात् तथा ही सर्वद्रव्य पर्याय विषयमिति केवलम सकलम, संपूर्ण द्रव्य पर्याय को विषय करने वाला वो केवल ज्ञान है, वो सकल है। अवधि मने पर्ययौ तु कतिपय विषयत्वात् विकलौ, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान, यौ क्यों लगाया द्विवचन? कतिपय विषयत्वात्, कतिपय विषय वाले होने के कारण, विकलौ ये भी द्विवचन। अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान ये कतिपय विषय वाले होने के कारण विकल है। न एतावता तयो पारमार्थिकत्वच्युति, इतने मात्र से कि वो एक कम विषय को जानता है, वो ज्यादा मान से जानता है, इतने मात्र से, न एतावता इतने मात्र से नहीं हो सकती, तयो उन दोनों की पारमार्थिकत्व से च्युति नहीं हो सकती। इतनी बात के कारण उनको पारमार्थिक की कोटि से बाहर नहीं किया जा सकता। केवलवत् तयोरपि वैसद्यम स्वविषये साकल्येन समस्तीति तावपि पारमार्थिकौ एव। केवलवत्, केवल की तरह, तयोरपि वैसद्यम उन दोनों का भी वैसद्य है, स्वविषये अपने विषय में, साकल्येन पूर्णतया, समस्ति सम्यक प्रकार से, अस्ति समस्ति क्या है ये? इसका संधि विच्छेद। हर शब्दों को देखो, भाषा सीखो, मैं बार बार कह रहा हूं। बड़े ग्रंथ कैसे लगेंगे? न्याय दीपिका दोनों तरह से प्रवेशिका है, विषय की दृष्टि से भी और भाषा की दृष्टि से भी। अब समस्तीति, सम अस्ति इति, तीन शब्दों को मिल करके बनाए कि वो सम्यक प्रकार से विद्यमान है। केवल की तरह उन दोनों में भी वैसद्य अपने विषय का संपूर्णता से है ही। तावपि पारमार्थिकौ एव, इसलिए वे दोनों भी पारमार्थिक ही हैं। किसी को कुछ पूछना करना, किसी को कुछ कहना है? सब समझ में आ रहा है अच्छे से? देखो, भाषा समझनी जरूरी इसकी। अब आएगी थोड़ी केवल ज्ञान की सिद्धि आने वाली है। अब सर्वज्ञ सिद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण आने वाला है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। पढ़कर बैठो और पढ़ने के बाद फिर पढ़ो। ज्ञान प्राप्ति का एक कला है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, आशीष कुमार जी। हाँ हाँ, बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। आशीष जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बोलिए आशीष। समस्थिति की सर दोबारा से बता दीजिए प्लीज, संधि किसकी? समस्थिति की। जी सर। हाँ, सम में मैं हलंत है, सम अस्ति इति। साकल, हाँ, सम उपसर्ग, सम प्लस अस्ति प्लस इति। थैंक यू सर। है ना? वो कहना क्या चाह रहे हैं? केवल ज्ञान की तरह अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान में भी जो वैसद्य है, वो अपने विषय की दृष्टि से देखोगे तो पूरी तरह रियल में मौजूद है, विद्यमान है। सम अस्ति, अस्ति माने होना, विद्यमान होना।
इसलिए वे दोनों भी पारमार्थिक ही हैं, ये मतलब जी। है। इस प्रकार आज हमने न्याय दीपिका के दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष प्रमाण में अंदर जाते हुए, उसके भेद प्रभेदों में जाते हुए, साम्यावहारिक प्रत्यक्ष, उसके बाद पारमार्थिक प्रत्यक्ष, साम्यावहारिक प्रत्यक्ष के भेद और पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भेद, इस प्रकार हमने ज्ञानों का स्वरूप यहाँ पर सुंदर प्रकार से जान रहे हैं। और साथ